सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ दाविंची रिजॉल्व। और मैं अब इस क्लास में आपको मेनली इधर इंस्पेक्टर टैब का ये वीडियो वाला सेक्शन बताऊंगा। और ये सारे जितने ऑप्शंस हैं इनको एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, इनका कैसा यूज़ है, क्या आप इससे कर सकते हैं, आपको डिटेल में समझाऊंगा। वैसे मेरा प्लान था कि इस एडिट टैब को आपको 4-5 क्लासेस में मैं पूरा कर दूं, बट जैसी जैसी क्लासेस मैंने अभी कैलकुलेट करी, मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3-4 क्लास में हो पाएगा। और देखो यार, 10 क्लासेस लगे, 20 क्लासेस लगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, यहीं आपका सारा काम होने वाला है। तो ध्यान से इस को जल्दी नहीं खींचते हैं, आराम आराम से करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने तो ये वही पुरानी वाली क्लास चल रही है। ये मेरा टाइमलाइन है, ये मेरी क्लिप है, ये मेरा सोर्स है रॉ। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैंने इसको ऐसे टाइमलाइन पे रखा है, ठीक है। ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करा है, ओके। और कंट्रोल और जेड से हम पीछे कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जेड से हम आगे कर लेते हैं, ओके। तो अभी हम देखते हैं, ये हमारी क्लिप है और एग्जाम्पल के लिए वीडियो और फोटो दोनों ले आता हूँ। दिस इज़ अ फोटो। तो मैं टाइमलाइन पे जूम कर रहा हूँ। जूम कैसे कर रहा हूँ? ऑल्ट दबा रहा हूँ और स्क्रॉल व्हील को आगे पीछे कर रहा हूँ, ओके। तो मेरी टाइमलाइन पे एक फ़ोटो भी है, मेरी टाइमलाइन पे एक वीडियो भी है। आपको एग्जांपल देने के लिए एक और वीडियो में अपनी टाइमलाइन पे चला देता हूँ। तो ये WTF का ट्रेलर का मैंने एक वो लिया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ताकि इससे इंस्पिरेशन लेके कुछ मैं भी ऐसे ही बनाऊँ, रिक्रिएट करूँ। तो ये वो है। अब इसको भी मैं टाइमलाइन पे ड्रॉप करता हूँ। देखो, डायरेक्ट ड्रॉप करा तो इसकी ऑडियो फाइल भी आ गई, लेकिन कंट्रोल जेड करूँगा, ऑल्ट दबाऊंगा, इसको पकड़ूंगा, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो खाली यही फाइल आएगी। जैसे कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ऑल्ट कब दबाना होता है आपको? जब उस चीज़ की खाली एक ही चीज़ को पकड़ना हो, यानी कि उन दोनों को अनलिंक करना हो। और ड्रैग एंड ड्रॉप में तो वो उसका वीडियो वाला वर्जन इंपोर्ट करता है। तो टाइमलाइन पे हमारे पास एक नीचे जो मेरी रॉ वीडियो है वो है एग्जाम्पल के लिए, ऊपर एक फ़ोटोज़ है, फिर ऊपर एक वीडियो है। तो सबके कंट्रोल, जो बेसिक कंट्रोल है वो आपको यहाँ मिलेंगे। तो एक एक करके अब इनको देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ट्रांसफॉर्म। ये देखो, ये ऐसे डिवाइडेड है। अगर आपको वैसे देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बेसिकली इतने ही फीचर हैं, फिर इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ट्रांसफॉर्म। देखो, अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है? देखो, 2D वर्ड में जो चीज़ें होती हैं उनकी डायमेंशंस होती है। डायमेंशन बोले तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। 3D वर्ड में क्या होता है? जेड एक्सेस भी होता है। जेड एक्सेस होता है यानी कि डेप्थ। अब आप देखो, जैसे कि ये मेरी डिस्प्ले है, ये कर्सर है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये एक 2D वर्ड है। इसमें एक आपको ये हाइट दिख रही है और एक ये लेंथ दिख रही है, पर आपको इसमें जेड एक्सेस नहीं दिख रहा है, डेप्थ नहीं दिख रही है। वैसे ही अगर आप किसी 3D चीज़ को देखेंगे, उसमें आपको एक डेप्थ दिखती है, एक शेडो दिखता है, एक लाइटनिंग में वो चेंजेस दिखते हैं, तब आप उसकी डेप्थ देख पाते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी चीज़ की 2D प्रॉपर्टीज़ को, अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, तो छेड़ के चीज़ें कर सकते हो। और 2D प्रॉपर्टी नहीं, या मैं कहूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ को छेड़ के उससे चीज़ें करवा सकते हो ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिख रहा है ये जूम है। अब आपको इनको कंट्रोल कैसे करना है पहले वो बता देता हूँ। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर हवर करेंगे, ऐसे ही जैसे मैं माउस इसके ऊपर लेके, देखो एक एरो आ गया दोनों साइड का। अब ये काम कैसे करेगा? जैसे ही मैं आपको लेफ्ट क्लिक दबाऊंगा और इधर को ड्रैग करूंगा, किधर को ड्रैग कर रहा हूँ? इधर को, राइट हैंड साइड को। तो ये जूम इन होगा और ये प्रॉपर्टीज़ बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा और इधर को, अपने लेफ्ट हैंड साइड को ड्रैग करूंगा इधर को, तो ये चीज़ें ऐसे ज़ूम इन होने लग जाएगा, यानी कि ये छोटा होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे रिसाइज कर देते हैं, दोबारा अपनी जगह पे आएगा। अब आप देख रहे होंगे ज़ूम के बीच में एक छोटा सा लिंक का बटन बना हुआ है। ये लिंक का क्या मतलब है? अब जब मैं ज़ूम कर रहा हूँ, आप देखना कि इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, या जो भी इधर उल्टा भी हो सकता है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस एक साथ जूम इन जूम आउट हो रहा है। तो आपको इस फुटेज में दिख रहा है कि ये उसी साइज़ में छोटा हो रहा है बस, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाइट अलग छोटी हो रही है, लेंथ अलग छोटी हो रही है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कनेक्टेड है। आप जितना एक्स एक्सिस को घटाएंगे उसी प्रोपोर्शन में आपका वाई एक्सिस भी घटने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई लिंक हो रखे हैं। अब जैसे ही मैं इस लिंक के बटन को क्लिक करता हूँ, देखो अभी तक ये व्हाइट हो रखा था, अब ये ग्रे आउट हो गया, यानी कि ये अनसिलेक्ट हो गया। तो अब अगर मैं सिर्फ एक्स को बढ़ाऊंगा तो सिर्फ एक्स एक्सेस ही बढ़ेगा, और सिर्फ वाई को बढ़ाऊंगा तो वाई एक्सेस बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम फिर से रिसाइज कर लेते हैं। इसके बाद आता है रोटेशन एंगल। अब रोटेशन एंगल क्या हो सकता है? बेसिकली रोटेशन एंगल यानी कि आपकी जो क्लिप है वो कितने डिग्री पे घूम रही है। ये देखो, जैसे मैं इसको ऐसे करके 180 करूँगा तो ये वापस से पूरा उल्टा हो जाएगा, 360 करूँगा तो ये वापस यहाँ आ जाएगा, ओके। इसका यही मतलब होता है बेसिकली। अब आता है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट
एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। कमाल की चीज़ क्यों है? क्योंकि इससे आप बहुत ही जो एनिमेशन करेंगे, बहुत ही की फ्रेमिंग करेंगे तो ये बहुत यूज़ होगा। अब एंकर पॉइंट क्या होता है? तो एंकर पॉइंट को ऐसे मानो कि जिस चीज़ को सेंटर पॉइंट मान के आपकी एनिमेशन हो रही है। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैं अभी ट्रांसफॉर्म ऑन कर लेता हूँ। देखो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। मैं इन सेटिंग्स को आपको और समझाऊंगा धीरे धीरे जैसे मैं इस पेज को कवर करूँगा। बट अभी आपको मैं बताऊँ कि एंकर पॉइंट देखने के लिए आपको क्या करना है। यहाँ से ये अगर ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सिलेक्टेड है, पहले से आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है तो सीधे दबा देना। अगर मान लो कोई और चीज़ दिख रही है तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाना और रेक्टेंगल को ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करा, आपको दिख रहा होगा जो मेरी वीडियो थी ये वाली, इसके चारों कोने दिख रहे हैं कि ये इतना बड़ा है और एक पॉइंट बीच में दिख रहा है आपको ये वाला। जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला एकदम सेंटर में, ये है इसका एंकर पॉइंट। क्या है इसका? ये देखो, ये क्या है इसका? एंकर पॉइंट। अब एंकर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको क्या बताया था, जिसको बेस मानकर, जिसको सेंटर पॉइंट मानकर वो एनिमेशन हो रहा है। अब जैसे मानो कि मैंने रोटेशन करा, मैं इसको रोटेशन कर रहा हूँ तो देखो सारी रोटेशन इस एंकर पॉइंट को मिड मान के हो रही है। हो रही नहीं हो रही है? ये इसी के अराउंड घूम रहा है, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है। अब अगर मान लो मैं अपने एंकर पॉइंट को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैंने अपना एंकर पॉइंट कहाँ कर दिया? यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? अब इसे इसे सेंटर मान के ये पूरी जो हमारी वीडियो है वो रोटेट होगी। और अब देखना है कितना डिफरेंटली बिहेव करता है। देखो ये अब यहाँ पे हो गया है सेंटर, और आप जब घुमाओगे तो ये पॉइंट वहीं पे रहेगा और इसके अराउंड सारी चीज़ें रिवॉल्व करेंगी। यही सेम चीज़ अब आपका ज़ूम में भी होगा। ये देखो सेम चीज़ ज़ूम में भी होगा, ठीक है? तो एंकर पॉइंट क्या होता है? जिसको सेंटर पॉइंट मानकर आपकी जो एनिमेशन है वो फंक्शन करेगी, उसे हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अभी इसका जो यूज़ केस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सारे एनिमेशंस में लगभग ये एंकर फ्रेम काम आता है। और कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि फ्यूज़न टाइम में आपका एंकर पॉइंट पहले से ही हिला होता है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से मैन्युअली करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म ऑन करके यहाँ से आप इसको ऐसे सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके बाद दो ऑप्शन आते हैं, पिच और याव। मैं मतलब इसका नाम भी पता नहीं सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपकी जो क्लिप है ना वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में टिल्ट कैसे होगी। टिल्ट यानी कि मुड़ेगी कैसे, थोड़ा सा 3D फील आता है इससे। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे मेरी ये वाली जो वीडियो है, ये देखो जैसे ही मैं इसके पिच को ऐसे करता हूँ तो ये वाई एक्सिस में मूव होना शुरू होती है। देखो कैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे 3D चीज़ ऐसी तो दिखती है आपको, उसमें हल्की सी डेप्थ ऐड हो जाती है। अब जब इसके साथ आप इसको करेंगे, पहले मैं आपको इसको इंडिविजुअली दिखा देता हूँ। ये अगर ऐसे में मूव हो रहा था तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में मूव होगा, या आपसे या जो भी है, या ये देखो ऐसे। अब इससे आप कूल कूल चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ दिखानी है कि वो ऐसे 3D में है हल्की सी, तो आप इसको ऐसे और हल्का सा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, इसमें फिट है, थोड़ा डेप्थ ऐड हो गई है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो एकदम फ्लैट लग रहा था, ठीक है? तो ये जो दो चीज़ें हैं, इस प्रॉपर्टी से आप इसको ऐसे कोई भी चीज़ दे सकते हैं। और एनिमेशन कैसे देना है वो भी अभी आपको सिखाऊंगा। वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आता है कि जैसे कोई चीज़ नीचे से ऊपर उड़ के ऊपर को आ रही है तो वो थोड़ी सी 3D लगती है। इसके बाद नीचे ऑप्शन है फ्लिप का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लिप, ये है वर्टिकल फ्लिप, ये है हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ये है वर्टिकल फ्लिप, ठीक है? तो पहले इसको रिसेट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा ये वाला वीडियो है, ये भी आप देख रहे होंगे सीधा है। तो जैसे मैं ये वर्टिकल फ्लिप दबाऊंगा तो देखो ऊपर नीचे हो गया। बेसिकली ये क्या करता है, मिरर कर देता है क्लिप को। देखो ऐसे करके मिरर हो गया है, ठीक है? ये बेसिक सा फॉर्मेट है। तो ट्रांसफॉर्म खत्म हो गया, अब ट्रांसफॉर्म बंद करते हैं। अब आता है क्रॉप। क्रॉप बेसिकली क्या है? क्रॉप टॉप, क्रॉप बॉटम, क्रॉप राइट, क्रॉप लेफ्ट। जितना आप इस क्रॉप लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे 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 ये क्रॉप लेफ्ट होता रहेगा। ऐसी सेम क्रॉप राइट का है, ऐसी सेम क्रॉप टॉप का है, ऐसी सेम क्रॉप बॉटम का है। अब मान लो आपने क्रॉप तो कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दी। अब ये वाला ऑप्शन है सॉफ्टनेस का। अब देखो इसकी एजेस कितनी शार्प दिख रही हैं, पर हमेशा आपको शार्प एजेस नहीं चाहिए रहती है। तो आप इसको बढ़ाएंगे तो इसकी एजेस देखो ऐसे हल्की हल्की सी फेड आउट में दिखने लग गई। तो ऐसे आप किसी चीज़ को अच्छे इफेक्ट में, या अगर स्क्रीन पे लाते हैं तो एज ओवरले हल्का सा दिखा सकते हैं, ठीक है? यहाँ से इसकी सॉफ्टनेस क्या होती है, कंट्रोल होती है। इसके बाद एक ऑप्शन है रिटेन इमेज पोजीशन का। इसका यूज़ आई डोंट नो क्या है, मैं भी नहीं करता हूँ, बट इसका जितना मुझे लगता है वो यूज़ केस ये है कि ये इमेज की पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। तो जैसे मैंने इसको एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ। ये मैं अगर राइट से क्रॉप करूँ तो जितना मैं क्रॉप कर रहा हूँ उतना वहाँ ईमानदारी से क्रॉप हो जा रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये एक स्पेसिफिक रेशियो
मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। देखो जैसे जैसे मैं क्रॉप कर रहा हूँ पहले हो ही नहीं रहा, फिर एक नॉर्मल स्पीड से हो रहा है, और जैसे ज़्यादा कर रहा हूँ तो और तेज़ी से हो रहा है। तो समथिंग लाइक दिस ये कर रहा है। इसका यूज़ केस आई डोंट नो क्या है। तो ये था क्रॉप का ऑप्शन। इसके बाद आते हैं डायनेमिक जूम में। डायनेमिक जूम में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से बताऊंगा। डायनेमिक जूम का मतलब होता है कि जब आप धीरे 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 या तो जूम इन हो रहे होते हैं या तो जूम आउट हो रहे होते हैं। अब की फ्रेम से इसे करना बहुत टफ है, बहुत टफ तो नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। दाविंची इसके लिए आपको एक सेपरेट ऑप्शन देता है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा आपको स्क्रीन पे डायनेमिक जूम के ऑप्शन दिख जाएंगे। अभी नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ जो ये ड्रॉप डाउन था ना, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसमें एक डायनेमिक जूम का सेपरेट ऑप्शन है। तो अगर आपको यहाँ से ऑन करके नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। और अगर ये आपने यहाँ से ऑफ कर रखा है और यहाँ से ऑन कर रखा है तब भी आपको ये दिख जाएगा, बट वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ से भी ऑन करना है और यहाँ से कंट्रोल लाने के लिए यहाँ से भी इसको ऑन करना है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि स्क्रीन पे हमारे दो, ये देखो, सॉरी पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या हुआ। अगर आपने मान लो ऐसे जूम इन कर रखा है, इधर कहीं और रख रखा है, ये कैसे कर रहा हूँ मैं, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, और स्क्रॉल बटन को दबा के इसको मैं इधर उधर ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो कहीं यहाँ ले गए, कहीं ऐसे ले गए, ये कहीं कहीं चले गया। अब आपको चाहिए कि दोबारा फिट हो जाए, तो आप जेड प्रेस करोगे एक बार, जेड, तो ये वापस से फ्रेम में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन और एक रेड सर्कल। ये वाला है बाहर वाला रेड सर्कल, सॉरी रेक्टेंगल, और अंदर वाला है ग्रीन रेक्टेंगल। इससे क्या होता है, इससे आपका डायनेमिक जूम इफेक्ट बन जाता है। अब मैं जैसे इस वीडियो को प्ले करूँगा, बताता आ रहा हूँ कि एडिट टैब ठीक है, को पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ कि एडिट टैब ही वो टैब है जो कि एक्चुअल में जहाँ एडिटिंग शुरू होती तो आप देख रहे होंगे कि ये रेड सर्कल से, सॉरी रेड वाले रेक्टेंगल से शुरू हो रहा है और ग्रीन वाले रेक्टेंगल पर चला जा रहा है। तो यहाँ इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि सॉरी 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 सो जैसे कि यहाँ इसके कुछ कंट्रोल्स हैं, वही ईज इन ईज आउट और लीनियर करके जाएगा। और स्वैप का ऑप्शन है कि पहले स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, ख़त्म यहाँ हो रहा था, अब स्टार्ट जूम इन से होगा और ख़त्म यहाँ होगा। तो अब मैं इसको को ऐसे पहली अगर क्लास से बताता चलाऊँगा आ रहा हूँ कि एडिट टैब ही वो टैब है तो जो ये कि ऐसे बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, और ये है डायनेमिक जूम। इसके बाद आता है कंपोजिट। कंपोजिट का बेसिकली मतलब होता है कि वो जो फुटेज है वो अपनी नीचे वाली फुटेज से कलर्स के मामले में किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। सबसे पहले तो कंपोजिट के अंदर ओपेसिटी को समझ लेते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है कि उसकी जो डार्कनेस है या उसके कलर्स की जो इंटेंसिटी वो कितनी है। अभी 100 है तो आपको देखो नीचे वाली बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। जैसे ही मैं इसको घटाता हूँ आपको धीरे 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 नीचे वाली क्लिप विजिबल होने लग जाएगी। जैसे मैं इसको 0 करूँगा आपको क्लिप बिल्कुल नहीं दिखेगी और नीचे वाली क्लिप साफ दिखने लग जाएगी। जैसे मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा वो दिखने लग जाएगी। तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोजिट मोड। अब कंपोजिट मोड ही वो चीज़ है जिससे बहुत सारे तरीके के विजुअल इफेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ये जो ऊपर ये वाला जो हमारा लेयर है, ये नीचे वाली लेयर से कैसे रिएक्ट करेगी ये डिपेंड करता है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट और ले आता हूँ। ठीक है, मैं इफेक्ट में जाता हूँ, टाइटल्स में जाता हूँ, टेक्स्ट प्लस नोट को लाता हूँ, और टेक्स्ट में हम यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कृष्णा लिख दिया और हम इसको यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, और इसके कलर को हम कुछ भी कर देते हैं, लेट्स सपोज रेड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने इसको पकड़ते हैं जो ये हमारा वीडियो है, ये कंपोजिट मोड में कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम इसको फिट कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो अब मैंने सिलेक्ट कर रखा है ये वीडियो, जो मेरा ये वाला वीडियो है। अब ये वाले वीडियो इस टेक्स्ट के नीचे है लेकिन इसके ऊपर है, तो इसका कंपोजिट मोड इस पे रिएक्ट करेगा, इस पे नहीं करेगा क्योंकि ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया, उसके नीचे वाली लेयर्स पे कैसे रिएक्ट करता है वो बताता है। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इस वीडियो को किया और इसका कंपोजिट मोड पे सिलेक्ट किया, तो यहाँ आपको देखना इतने सारे टाइप के कंपोजिट मोड दिख रहे होंगे। तो नॉर्मल वाले में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्ट करता है। अभी क्या करके देखो, देखो ऐड, अगर मैंने ऐड करा तो ऐसे रिएक्ट करेगा, कलर किया तो ऐसे रिएक्ट करेगा, कलर बर्न किया तो ऐसे रिएक्ट करेगा, कलर डॉच किया। अब ये इनका क्लियर एग्जैक्ट कौन कैसे क्यों कर रहा है वो मुझे नहीं पता। इनसे आप बहुत तरीके के इफेक्ट बना सकते हैं और आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वीडियो में कौन सा अच्छा लग रहा है। अब इस पे मैंने किया तो इसके नीचे रिएक्ट हुआ। अब सेम चीज़ अगर मैं टेक्स्ट पे करूँ तो टेक्स्ट में मैं यहाँ सेटिंग में जाके
इसके कंपोजिट मोड को ऑन करता हूँ तो यहाँ आप देखना मेरा टेक्स्ट रिएक्ट करेगा। अब मेरा टेक्स्ट रिएक्ट कर रहा है इसके नीचे वाली लेयर से, ठीक है। तो याद रखना कंपोजिट मोड ऊपर वाली लेयर्स पे नहीं चलता है, जो उसकी नीचे वाली लेयर होती है उस पे काम करता है। ओके, अभी के लिए हम इस टेक्स्ट लेयर को हटा देते हैं। कंपोजिट के बाद आता है स्पीड चेंज। स्पीड चेंज का जो ऑप्शन है, बेसिकली जो क्लिप होती है, क्लिप की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ये वाला कंट्रोल आपको दिए जाते हैं। ऑल्दो आप क्लिप की स्पीड को यहाँ से रियल टाइम स्पीड, रियल टाइम क्लिप स्पीड चेंज, ड्यूरेशन चेंज, रियल टाइम कंट्रोल, ये सारी चीज़ें ऑप्शंस क्या आ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा भी अभी। यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, पर इस टैब से भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ज़्यादा ईजी तरीके से। अब जैसे कि ये हमारी क्लिप है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है फॉरवर्ड का बटन, ये है बैकवर्ड का। अभी ये ऑन है, इसका मतलब है कि क्लिप जैसे आपने लाए थे वैसे ही आगे को चल रही है। जैसे मैं इसको दबाऊंगा इसका मतलब है कि क्लिप अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग थी वो इसकी एंडिंग बन गई, जो इसकी एंडिंग थी वो इसकी स्टार्टिंग बन गई। देखो एक बार फिर से दिखाता हूँ, पहले ऐसा था, तो इसकी एंडिंग ये थी, देखो एंडिंग में देखो क्या दिख रहा था, एक सिटी दिख रही है जैसे, और स्टार्टिंग में ये बंदर है। अब पर मैं इसको उल्टा करूँगा तो एंड में सिटी आ गई और स्टार्टिंग में ये बंदर आ गए। ओके, सो बंदर नहीं मतलब होपन सेपियंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तीसरा ऑप्शन है इसका फ्रीज फ्रेम का। तो फ्रीज फ्रेम क्या होता है, बेसिकली सपोज करो कि ये एक वीडियो है, आपको इसका ये वाला जो फ्रेम है ये वाला ऐसे ही चाहिए आगे को कंटिन्यू। तो आप इस वीडियो पे यहाँ पे जाएंगे और जैसे आप ये फ्रीज फ्रेम दबाएंगे तो ये देखो यहाँ से ये जो हमारी टाइमलाइन है वो कट चुकी है। इससे पहले वाला पार्ट वीडियो ही है, लेकिन यहाँ पे जो फ्रेम था आपका वो इससे आगे को एज अ पीएनजी बन गया। देखो वीडियो गायब हो गया और यही फ्रेम एज अ पीएनजी अब यहाँ पे आ चुका है और आप इसको आगे को बढ़ा सकते हैं। तो ये है फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम का नाम से ही पता लग रहा होगा, जो फ्रेम वहाँ पे है उस फ्रेम को फ्रीज कर देता है और आप उसको एज अ पीएनजी फिर यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड दबा देता हूँ बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, इसके नीचे आपको दिख रहा होगा चेंज स्पीड। चेंज स्पीड का मतलब आपको पता ही है, 10 सेकंड की क्लिप है, अगर मैं उसको 2x स्पीड पे चला दूंगा तो वो 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ की स्पीड बढ़ानी है तो आप यहाँ से ऐसे करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ फ्रेम रेट पर सेकंड, अगर कोई चीज़ 24 फ्रेम पर सेकंड पे है तो मैं उसको 48 करता हूँ तो उसकी ड्यूरेशन आधी हो जाएगी। और मतलब काम चेंज स्पीड जैसे ही करता है, बट फ्रेम रेट में डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। इसके नीचे आपको दिख रहा होगा रिपल टाइमलाइन और पिच करेक्शन। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई ऑडियो कोई क्लिप में ऑडियो भी है तो अगर आप उसकी आवाज़ स्पीड को बढ़ाएंगे तो उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप पिच करेक्शन को यूज़ करते हैं। हालांकि ये 10-12% तक ही काम करता है, उससे ऊपर ऊपर अगर आप किसी बोलने वाली या म्यूज़िक वाली क्लिप की स्पीड को बढ़ाएंगे तो वो उसकी आवाज़ को ख़राब कर देता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पर जो कि है स्टेबलाइजेशन का। अब बहुत बार क्या होता है कि जब आप वीडियो शूट करते हैं तो आप हाथ से शूट करते हैं और आपके पास गिम्बल नहीं होता, तो और वो मूविंग शॉट होता है, आपको कैमरा हाथ में लेके चलना पड़ता है। तो क्या होता है कि वीडियो स्टेबलाइज नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा हिल रही होती है। तो उस ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है, आपको उस क्लिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्टेबलाइज में क्लिक कर देना है। आपका दाविंची अपना काम करेगा और क्लिप को स्टेबलाइज कर देगा। स्टेबलाइज में क्या होता है, अगर आपने कैमरा यूज़ किया है तो अगर आप इन बॉडी स्टेबलाइजेशन ऑन करेंगे तो वो वीडियो को थोड़ा जूम कर लेता है। जूम क्यों करता है, ताकि उसके चारों साइड में थोड़ा थोड़ा रूम बच जाए और जब आपका फ्रेम थोड़ा हिले तो वो उस रूम के फुटेज को यूज़ कर ले और दूसरी जगह से उसको क्रॉप कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही काम करता है। अभी ऑल्दो इस वीडियो में कोई भी शेक नहीं था, बट दाविंची ने थोड़ा इसको जूम किया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ऑन किया तो दाविंची ने जूम किया, आप मेरी विंडो पे देखिए, ये देखिए ऐसा था पहले, अभी उसने ऐसा कर दिया। ओके, सॉरी। तो अभी मैं इसको रीसेट कर देता हूँ तो यहाँ से स्टेबलाइज हो जाएगा और ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ से आप उस स्टेबलाइजेशन को और ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेंस करेक्शन। अब लेंस करेक्शन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट कभी कभी आई थिंक ऐसा होता है कि जो कैमरे का लेंस होता है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, थोड़ा कहीं कहीं पे मे बी एजेस थोड़ा ना ऐसे राउंड सी आ जाती हैं। तो उस चीज़ को सही करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ होता है एंड आई थिंक इट्स पेड ऑप्शन, आई थिंक नो इट्स नॉट पेड। सो ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद आता है एक नया ऑप्शन जो कि दाविंची में है, जो कि है रिटाइम एंड स्केलिंग। अब इसके लिए आपको ना थोड़ा सा टेक्निकल पहले मैं समझा देता हूँ। तो देखो कोई भी जो वीडियो होती है ना वो फ्रेम्स पर सेकंड से बनती है, यानी कि उस वीडियो में कितने फ्रेम्स हैं। अगर आप दाविंची की टाइमलाइन को जूम करेंगे, जूम ऑल अगेन मैं कैसे कर रहा हूँ, ऑल दबा रहा हूँ और स्क्रॉल व्हील को घुमा रहा हूँ। ओके, तो जैसे जैसे मैं जूम कर रहा हूँ आपको ना ऊपर ये दिख रहे होंगे,
ये दिख रहे हैं ये बार्स, ये फ्रेम होते हैं। जैसे ही मैं फॉरवर्ड बटन को दबाऊंगा ये एक एक फ्रेम आगे मूव कर रहा है। आप यहाँ भी काउंटिंग दे सकते हैं। ये एक आगे ही रहता है। ये अभी 33 सेकंड 12 फ्रेम पे है। ये 33 सेकंड 13 फ्रेम 14 15 16 17 18, तो ऐसे ऐसे करके ये फ्रेम है। अब देखना, आपने देखा 23 के बाद फिर से 0 से शुरू हो गया फिर 1 आ गया। यानी कि ये वीडियो जो है ये अभी 24 FPS पे है। यानी कि सॉरी, ये वीडियो नहीं, ये टाइमलाइन जो है वो 24 FPS पे है। यानी कि आपके एक सेकंड में 24 फ्रेम चल रहे हैं तब जाके आपका एक वीडियो बन रहा है। और 24 फ्रेम वो मिनिमम फ्रेम होते हैं जो किसी वीडियो में होने ही चाहिए। अगर उससे कम होगा तो वीडियो स्मूथ नहीं लगेगी। और जो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं उनमें तो 120 फ्रेम 240 फ्रेम पर सेकंड भी होता है। वो क्यों होता है? ताकि आप किसी एक्शन को अगर पोस्ट में शूट करने के बाद स्लो करना चाहते हैं तो आप उसके 120 FPS को 24 FPS में दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्पीड बढ़ाने पे ड्यूरेशन घट जाती है। ऐसे ही अगर आप उसके FPS को घटाएंगे तो उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगी और वो आपको बहुत ही स्मूथ दिखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपकी वीडियो सपोज करो 35 फ्रेम पर सेकंड की है, लेकिन आपको अपनी वीडियो को स्लो मोशन भी दिखाना है। तो उस केस में क्या होगा, मान लो आपने उसको 100% या 50% स्लो कर दिया। उस केस में क्या होता है कि आपकी वीडियो का जो फ्रेम रेट है वो 18 19 20 22 ऐसे चला जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि आपकी वीडियो बहुत लैगी चलती है, यानी कि आपको एक स्टॉप मोशन जैसा या थोड़ा जिटरी फील देता है। तो उस केस में दाविंची रिजॉल्व अपने तरीके से, अपने सॉफ्टवेयर से, अपने कंप्यूटिंग पावर से उस चीज़ को सॉल्व करता है। आपके जो गिरे हुए फ्रेम रेट्स होते हैं उसको सॉल्व करता है। और ये रियल टाइम एंड स्केलिंग जो है ये उसी चीज़ का सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये जो पहले दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, नियरेस्ट, फ्रेम ब्लेंड और ऑप्टिकल फ्लो। ये नियरेस्ट, फ्रेम ब्लेंड और ऑप्टिकल फ्लो पावर वाइज है, सबसे कम पावर यूज़ करेगा और सबसे आसानी से हो जाएगा नियरेस्ट। फिर अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फ्रेम ब्लेंड, फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऑप्टिकल फ्लो। ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई कम फ्रेम रेट वाली वीडियो को स्लोमो कर रखा है और उसमें थोड़ा जिटर आ रहे हैं तो। ठीक है, सेम चीज़ मोशन एसेंशियल्स में भी है। रियल टाइम प्रोसेसिंग के बाद आप इसको भी करेंगे। इसके बाद आता है स्केलिंग का। स्केलिंग का जो बेसिकली ऑप्शन है, सपोज करो ये जो वीडियो है ये भी आप देख रहे होंगे मैंने टाइमलाइन पे इंपोर्ट करा है, ये कहीं बीच में पड़ा हुआ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके स्केलिंग वाले ऑप्शन पे क्रॉप दबाता हूँ या स्केलिंग वाले ऑप्शन पे फिट दबाता हूँ। तो क्या किया मैंने, यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके इसको पहले साइज कर दिया तो आपको पता नहीं लगेगा कैसे काम कर रहा है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग पे है, यानी कि जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा ये जैसा था वैसे ही इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं देखो यहाँ पे क्रॉप दबाता हूँ तो ये क्या करेगा कि इसी सेम प्रोपोर्शन में, इसी सेम रेशियो में इसको क्रॉप कर देगा। ओके, अब फिट में देखो जैसे ही मैं ओके दबाता हूँ ये ऊपर और नीचे वाली जो बाउंड्रीज है उसके बाउंड्रीज़ के जितना इस वीडियो को जूम इन कर देगा। अब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो ये पूरे ही फ्रेम को भरने की कोशिश करेगा, बट क्लोजेस्ट वाली बाउंड्रीज़ को चिपका देगा। ऐसी स्ट्रेच करूँगा तो ये चारों एंड्स को, इसके इस एंड को इससे मिला देगा, इस एंड को इससे मिला देगा, इस एंड को इससे मिला देगा, इस एंड को इससे मिला देगा और वीडियो को इंपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखना कि एक्स और वाई एक्सेस इस वीडियो का सेम तो नहीं था, तो थोड़ा आपको खिंचा हुआ सा दिख रहा होगा। ओके, तो अभी इसको हम नॉर्मली रख लेते हैं और इतना कुछ इसका यूज़ केस आई डोंट थिंक है। सेम चीज़ यहाँ पे ये इसकी सेटिंग्स है। इसके बाद आता है AI सुपर स्केल। अब ये वाला जो पार्ट है ये है दाविंची रिजॉल्व के पेड वर्जन में। बट ये काम क्या करता है, आपकी कोई जो क्लिप है वो पुरानी है, थोड़ा उसमें ग्रेन्स हैं, थोड़ा लो क्वालिटी है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला ऑप्शन दाविंची ने दे रखा है। तो इसको मैं ऑन करूँगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे वाटरमार्क आ रहा है। लेकिन ये आप स्टूडियो वर्जन में यूज़ कर सकते हैं। ये एक AI फीचर है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इनमें से बहुत चीज़ें आप बहुत डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करेंगे, बहुत चीज़ें मैं भी नहीं करता हूँ। लेंस करेक्शन मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। स्टेबलाइजेशन मैं बहुत ही रेयर यूज़ करता हूँ क्योंकि हाथ से ऐसे ग्राउंड वाली फुटेजेस का मेरा काम बहुत कम होता है। स्पीड में यहाँ से बढ़ाने की बजाय यहीं से कंट्रोल R करता हूँ तो यहीं से मैनेज करता हूँ। ओके, फ्रीज फ्रेम में यहीं से मैनेज करता हूँ।
तो सबका अपना-अपना तरीका है, आप अपने तरीके से काम कीजिए, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है। रियल टाइम एंड स्केलिंग, सच बताऊँ तो मैंने ये वीडियो बनाने से पहले अभी इसका ट्यूटोरियल देखा, क्योंकि ये नया ऐड हुआ है, मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया आज तक, बट हाँ, इट्स अ वेरी यूज़फुल फीचर। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा ऑडियो, इफ़ेक्ट, ट्रांजिशन, इमेज, इन सारी चीज़ों को कवर कर दूँ, क्योंकि क्लासेस भी आपके लिए आती रहेंगी टाइम पे, और जल्दी-जल्दी आएँगी तो ही ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएँगी। जैसे ही एक बार ये मेरा थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ सॉर्ट होती है और ये क्लासेस 10-12 क्लासेस आ जाती हैं, ताकि आप दाविंची रिज़ॉल्व पे थोड़ा हाथ साफ करना सीख जाएँ, तो मैं ट्यूटोरियल्स लाना शुरू करूँगा और शॉर्ट वीडियोज़ लाना शुरू करूँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, जो कि है शॉर्टकट्स ऑफ दाविंची रिज़ॉल्व। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शॉर्टकट्स ना किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जान होते हैं। वो आपके वर्कफ्लो को आसान बनाते हैं, आपके 5 मिनट के काम को 3 मिनट में करते हैं, आपके 10 मिनट के काम को 5 मिनट में करते हैं। और शॉर्टकट के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इनको सीख के अपने वर्कफ्लो में इम्प्लीमेंट कर दें, तो काफ़ी आसान होता है। अभी मेरा क्या है, मैं बहुत सारे नई-नई चीज़ें सीखता तो हूँ शॉर्टकट्स, बट मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ना हार्डवायर्ड है उस चीज़ को उस तरीके से करने के लिए। तो मैं उसको थोड़ा लंबे प्रोसेस से ही करता हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम पे याद नहीं आता है कि अब भाई कल तो मैंने इसका एक शॉर्टकट भी सीखा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए सारे अच्छे और काम के शॉर्टकट्स पहले ही ला के रख दूँ, ताकि आप शुरू ही वहाँ से करें, ठीक है? अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि मैं इस कंपनी से स्विच मारूँ, परेशान हो गया हूँ मैं अपने मैनेजर से यार। बाय, गुड नाइट।